क्या कभी आपने सोचा है कि जिस सरकार को हम चुन रहे हैं अपने बिहाफ पे पॉलिसी बनाने के लिए, अगर वो कभी ऐसे रूल्स बना दे जिससे कि हमारे बेसिक राइट्स वायोलेट हों, तो उस केस में क्या होगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यही बात सोची, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम उन लोगों ने अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को बनाया। तो ऐसे ही हमारे पास 3 ऑर्गन्स हैं जो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इन तीनों का काम क्या था कि अलग अलग डोमेन में इनको अपना प्रॉपर फंक्शन करना था। जहाँ पे लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया पॉलिसी मेकिंग के लिए, एग्जीक्यूटिव को बनाया गया पॉलिटी के एग्जीक्यूशन के लिए, वहीं जुडिशरी को बनाया गया ये चेक करने के लिए कि ये दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जो जुडिशरी है हमारे देश के अंदर, वो जिस पावर का इस्तेमाल करके इनके फंक्शंस को चेक करती है, उसी पावर को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे 2024 के अंदर ऐसे कौन कौन से लैंडमार्क केसेस थे जहाँ पे जुडिशरी ने अपने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल किया, और बहुत सारे ऐसे लॉज जो बनाए गए थे लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शंस के द्वारा, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया। तो आइए शुरू करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक पावर ऑफ जुडिशरी की बात कर रहा है, जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रहता है। और ये पावर किस तरह का पावर है? तो ये पावर बेसिकली ये मदद करता है ये जानने में कि जो भी लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास किया है या फिर जो एग्जीक्यूटिव ने एक्शन लिया है वो विद द लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, वो इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। अब अगर कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया लॉ या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया गया एक्शन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन केस अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन में नहीं है तो उस कंडीशन में बाय यूजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो कोर्ट है वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है ऐसे लॉज को। तो हम समझते हैं जुडिशियल रिव्यू को थोड़ा और डेप्थ में। जो वर्ड जुडिशियल रिव्यू है वो एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है, लेकिन अलग अलग आर्टिकल में, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब चर्चा ये है कि आज हम इस जुडिशियल रिव्यू को बार बार देखते हैं डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हुए, तो पिछले 1 सालों में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हुए जिसमें जुडिशरी ने स्टेप इन किया, जुडिशरी उसमें इन्वॉल्व हुई और जो मेजर डिसीजंस थे गवर्नमेंट के उनको रिव्यू किया। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस हैं 2024 के जिसमें जुडिशरी ने अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर को यूज़ किया, एक एक करके हम देखते हैं। तो जो पहला केस वो है द इलेक्टोरल बॉन्ड केस, जो दूसरा है वो है बिल्किस बानो केस, और जो तीसरा है वो है दिल्ली सर्विसेज बिल। तो एक एक करके हम तीनों को देखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो केस है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड केस। अब बेसिकली इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट किया जिसके बेसिस पर कोई भी आदमी बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए कोई भी पीपल या फिर कोई भी कंपनी डोनेट कर सकती है मनी पॉलिटिकल पार्टी को। तो होता क्या है, बहुत सारे जगह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग मिलना स्टार्ट होती हैं, लेकिन इससे होता ये है कि बाद में ये रियलाइज़ होता है जब कोर्ट तक ये बात पहुँचती है तो कि ये जो पॉलिटिकल फंडिंग है ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से आ रही है, तो किसी को ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये फंडिंग कौन कर रहा है। और इस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो वोटर्स हैं उनको ये जानने का अधिकार होता है कि उनकी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मनी कहाँ से मिल रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने स्टक डाउन किया ये इलेक्टोरल बॉन्ड को, और एक बात इंश्योर किया कि जो ओपननेस है और पूरी तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है वो इलेक्शंस में हमको देखने को मिले। वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि कैसे कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया ऐसे पॉलिटिकल फंडिंग को। एक 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। याद रखने वाली बात यह है कि जब भी कभी 5 जजेस की बेंच बनती है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि ये जो सीक्रेट तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग हो रही है ये बेसिकली आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है। बाद में इसमें और भी सारे इंट्रिकेसीज आए और बाद में फाइनली कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो एक्ट है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये जो स्कीम है, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बाद में ऑन द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को स्टक डाउन कर दिया गया। अब जो दूसरा केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, वो है बिल्किस बानो केस। तो 2002 के अंदर गुजरात में एक राइट होता है और उस राइट में एक प्रेग्नेंट औरत रहती है जिसका नाम है बिल्किस बानो। तो बिल्किस बानो जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसको ब्रूटली गैंगरेप किया जाता है, और उसके परिवार के जो 7 सदस्य रहते हैं जिसमें उसकी एक 3 साल की बच्ची भी रहती है उनको मॉब के द्वारा मार दिया जाता है। जब ऐसा होता है तो बाद में इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और 2004 में इस केस के ट्रायल को मुंबई शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि जो बिल्किस बानो है उनकी जान को खतरा रहता है। तो ऐसे में जब उनको डेथ थ्रेट मिलता है तो ये केस मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है, और फाइनली 2008 में मुंबई कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी करार देते हुए उनको सजा सुनाई है। बाद में 2020 में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये होता है कि गुजरात की जो गवर्नमेंट है उनको रिमिशन ग्रांट कर देती है। रिमिशन का मतलब है क्षमा दे देती है उनके गुड बिहेवियर्स को देखते हुए, लेकिन यहाँ पे ऐसा गुड बिहेवियर जैसी सो कॉल्ड कोई चीज़ नहीं थी।
तो ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस पे अपना जजमेंट देता है और कहता है कि ये गुजरात सरकार जो रिमिशन ग्रांट की है ये उसके डोमेन से बाहर है और ये बिल्किस बानो केस में ये गुजरात सरकार ने जो फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी स्टक डाउन कर दिया और ये इंश्योर किया कि बिल्किस बानो को जस्टिस मिल सके। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि कैसे एक हाई प्रोफाइल केस जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ फैसला सुनाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑर्डर टू इंश्योर जस्टिस उसको स्टक डाउन किया बिकॉज दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट केस था वो है दिल्ली सर्विस बिल केस। अब जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली हमारे देश की नेशनल कैपिटल भी है, तो ऐसे में यहाँ पर दो तरह के पावर हमको देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहाँ पे दिल्ली की एक अपनी लेजिस्लेचर है, वहीं देश की जो पार्लियामेंट है वो भी दिल्ली में है, तो लगातार यहाँ पे टसल हमको देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ऐसा ही हुआ, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग को लेकर एक टसल चल रहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसके ऊपर किसका कंट्रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली गवर्नमेंट को फेवर किया और कहा कि बहुत सारे जो सर्विसेज हैं उसमें जो पावर है वो है दिल्ली सरकार के पास, और इसी के मद्देनजर एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है। लेकिन बाद में पार्लियामेंट एक लॉ लेके आती है जिसको हम कहते हैं दिल्ली सर्विसेज बिल, या फिर दिल्ली सर्विसेज बिल जो है इसी को लेके आया। और उसके बाद होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि पूरा का पूरा फेवर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को है। तो इस कंडीशन में पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ फ्रेम किया जाता है कहीं ना कहीं उसमें ये बताया जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। तो फिर से वही एक जो फेडरल व्यवस्था हमको देखने को मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चैलेंज होते हुए दिखती है। यहाँ पे पावर शेयरिंग में फिर से एक टसल उत्पन्न होता है। यहाँ पर ये बताया जाता है इस एक्ट के द्वारा, इस बिल के द्वारा जो यूनियन गवर्नमेंट लेके आ रही है कि इनइक्वालिटीज़ और सस्पेंशन ऑफ ऑफिशियल्स जो भी दिल्ली में होंगे उनका जो कंट्रोल होगा वो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर होगा। और ये भी कहा जाता है कि जो एलजी के पास बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिस पे उनका अपना खुद का डिस्क्रिप्शन होगा। मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ किया जाता है जिससे कि यूनियन गवर्नमेंट एक पैरेलली अपना एक गवर्नमेंट बिल्डअप करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही होती है जो फेडरल चीज़ें हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे पार्ट्स जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही होती है उसको स्टक डाउन करती है, क्योंकि वो ऐसा मानती है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं हमारे देश के अंदर जो हमारे फेडरल व्यवस्था को जारी रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उसी का एक पार्ट ये भी था। तो हमने देखा कि कैसे इन तीनों केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अलग अलग एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेके ऐसे लॉज फ्रेम किए जा रहे हैं, ऐसे एक्ट किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं। और हर बार जो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, वो आगे आता है और अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर का इस्तेमाल करता है और कहीं ना कहीं ये इंश्योर करता है कि देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो रूल ऑफ लॉ है वो प्रिवेल करे और कोई भी अपने पावर का अनवांटेड तरीके से, अनएथिकल तरीके से यूज़ ना कर पाए। और फाइनली लास्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक कोटेशन दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट जुडिशियल रिव्यू इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू ये इंश्योर करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए चले। तो ये सारे केसेस इस बात के प्रमाण हैं कि आज आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी जब भी कभी हम मुसीबत में होते हैं, जब भी हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के इन चीज़ों पर अगर हमको लगता है कि कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो जुडिशरी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ऐसी चीज़ों में एक सॉलिड स्टेप लेते हुए ये इंश्योर करती है कि इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ गवर्न्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। थैंक यू।